नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आज हम पहुंच चुके हैं ज्योग्राफी के 6th चैप्टर पर। और इस 6th चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या के बारे में। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये आपके अलावा और सभी लोगों तक पहुंच सके और हम एनसीईआरटी को सब लोगों तक पहुंचा सकें। तो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण और उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। मानव कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तो तभी वे आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जा सकता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जा सकते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए एक मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है और तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारियों को हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों के पर विचार करेंगे। नंबर 1, जनसंख्या के आकार एवं वितरण पर। लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया पर, यानी कि समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। नंबर 3, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या 10,280 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16% थी। यह 10.2 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले सन 1872 में जनगणना की गई और हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसंख्या की समाज और सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं। जनसंख्या यानी कि इस तरीके का अगर अपन पूरे भाग को देखें तो भारत का शेष विश्व से 16.7% हिस्सा विश्व के हिसाब से है। मतलब कुल विश्व का अगर विश्व 83.3% है तो भारत की जनता 16.7% है। ये जनसंख्या के मुकाबले। क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर बात करें तो भारत 2.4% है शेष 97.6% क्षेत्रफल का, यानी कि विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का भाग जो हमने देखा वो 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1660 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है और दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है।
तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। तो कुल बातें यहाँ पर जनसंख्या वितरण की अगर देखें तो उत्तर प्रदेश 16.16%, महाराष्ट्र 9.42%, बिहार 8.02%, पश्चिम बंगाल 7.79%, आंध्र प्रदेश 7.41%। तो कुल भाग का अगर बात करें अन्य में 51.2, तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा है, 16.16%। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जिनकी डिटेल मैंने ऊपर दी। उत्तर प्रदेश में 16.16%, महाराष्ट्र 9.42%, बिहार 8.02%, पश्चिम बंगाल 7.79%, आंध्र प्रदेश 7.41%। तो ये राज्य जो हैं इनके क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है और प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या अपन घनत्व कहते हैं, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश एवं जापान की जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ये आप बता सकते हैं ढूंढ के। 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, वहीं अरुणाचल प्रदेश का 13 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? असम एक अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण के केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो इधर पे जो मैप है, इस मैप को अगर देखो तो ये जो जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को बताता है। मतलब इस पोर्शन पर 500 से अधिक, मतलब जो डार्क दिख रहा है, 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। तो देखो, एक तो केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, और ये जो क्षेत्र हैं ये ज़्यादा आबादी वाले हैं। फिर 251 से 500 हल्का लाइट है। तो पंजाब, हरियाणा, झारखंड, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु ये लो से। उससे भी कम फिर 101 से 250 तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम। और सब उससे भी कम लाइट अगर देखें तो उसमें 100 से कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आधार पर संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तनों को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या की में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या, जैसे 1991 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति
व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि का दर कहा जाता है। भारत की आबादी सन 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गई। सारणी में अगर आप देखें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण और दर जो है कुछ इस तरीके से है। वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या लाख में थी 361 लाख लाख। एक दशक के सापेक्ष में ये जो है लाखों में वृद्धि 42 लाख हुई और वार्षिक दर जो है 1.25% हुई। इसी तरीके से 51 से 61, फिर 71, फिर 81, फिर 51 और फिर 2001 में जो वृद्धि हुई है वो 2001 में 1,028 लाख है। तो प्रति 10 साल में क्या हुई है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 10 की ये वृद्धि 1 से 2 से थोड़ा सा फिर घटी है, 1.93 हुई है। सारणी 6.1 में चित्र 6.4 दर्शाता है कि सन 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई। याद करो कि सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों होता है? किंतु सन 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1,820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। ये ग्राफ देख सकते हो, भारत की कुल जनसंख्या का वृद्धि दर 1951 से 2001, 51, फिर 52, फिर 51, 61, 71, 81, 51 और 2001 वृद्धि दर जो है वो नियत रूप से बढ़ती जा रही है। सॉरी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इससे सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक परिवर्तन 155 लाख है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है और इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों को 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं तथा यह वृद्धि एक मुख्य घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। सन 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया और इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई और 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। और इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने के लिए प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण यानी पुश कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण यानी कि पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है और ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। सन 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर 27.78% हो गई और एक दशक सन 1991 से 2001 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या
23 से बढ़कर 35 हो गई। आयु संरचना, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं से भी में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला, बच्चे, सामान्यतः 15 वर्ष से कम। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते और इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क 15 से 59 वर्ष तक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं और ये जनसंख्या की कार्यशील वर्ग हैं। वृद्ध 59 वर्ष से अधिक यानी कि 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती। भारत में उम्र का संरचना, कुल वयस्क जो है 58.7% है, वृद्ध जो है 6.9% और बच्चे 34.4% है। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है और क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते, भारत का जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को चित्रण 6.6 में दिखाया दिया है ऊपर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2001 के बीच लिंग अनुपात की सारणी 6.2 में दिखाई हुई है। इसको आप देखें लिंग अनुपात में, तो सन 1951 में लिंग अनुपात 946 था और ये 2001 में 933 है। इस तरीके से लिंग अनुपात की सारणी में आपको लिख के यहाँ पे दिखा हुआ है। तो क्या आप जानते हैं कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है। पांडिचेरी में प्रति 1000 पर 1001 है, जबकि दिल्ली में 1000 पर 821 तथा हरियाणा में 1000 पर 861 है। इस प्रकार की विविधताओं का क्या कारण हो सकता है? याद कीजिए कि सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य की है और क्यों। तो आप बता सकते हो केरल की है और इसके कैसे क्यों है, इसके बारे में आप जानकारी ढूंढिए। साक्षरता दर, साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टता, केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्ता निर्णय ले सकता है तथा शोध और विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति एक गंभीर बाधा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता 64.84% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 75.626% एवं महिलाओं की 53.67% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है, इसे ढूंढिए। व्यवसायिक संरचना, आर्थिक रूप से क्रियाशील संरचना को प्रतिशत विकास में एक महत्वपूर्ण सूचक होती है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने के वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसाय को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक श्रेणी, इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन एवं खनन जैसी क्रियाएं शामिल हैं। द्वितीयक क्रियाकलापों में उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य होते हैं और तृतीयक में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएं शामिल होती हैं। विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग है। विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या 64% भाग केवल कृषि पर कार्य करती है। द्वितीय तृतीय श्रेणी में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 से 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण तथा शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय और तृतीय श्रेणी में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो कि सन 1951 में प्रति 1025 थी, 2001 में घटकर प्रति 1000 8.1 रह गई।
औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2001 में 64.6 वर्ष हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारक जैसे स्वास्थ्य, संक्रमण, बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर में से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित होता है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध हैं और इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं और ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती हैं। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की क्रियाओं में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सन 1952 में एक व्यापार परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 पर कई वर्षों को नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस मुख्य भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौराणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इन नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया और इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना, बाल विवाह को रोकने और कानून को सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहां के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं और एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। तो आज हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इन चैप्टर में हमने आज पढ़ा जनसंख्या के बारे में। शब्दावली जो है वो पूरे चैप्टर की है ये, तो इसमें अपन काफ़ी कुछ देख सकते हैं। मेन पॉइंट जो है वो हमने देखे। इसमें ये जनगणना के आधार को अगर आप समझें तो इस पेज को अगर आप चाहें तो इसके वो खींच सकते हैं आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अगर आप समझें तो वर्ष 1901 में जनसंख्या थी, इधर पे जो डेटा लिखा हुआ है ना, इस जो जनसंख्या थी वो शायद लगभग 23,93,96,327 थी सन 1900 में। कितनी? 23 करोड़, और ये बढ़कर 2011 में 121 करोड़ हो चुकी है। तो 23 करोड़ से 121 करोड़ तक का जो सफ़र है वो कुछ आपके सामने है। पूरा दशकों में प्रतिशत के हिसाब से कितने प्रतिशत जो है वो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो नियमित लगातार वृद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जनसंख्या वृद्धि पर एक बार जो आप थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं मेरे से, मैं इसमें आपकी जो मदद कर सकता हूँ आपको ज़रूर करूँगा। और भी चीज़ें जो इसमें दी हैं वो जनरली कुछ वर्ड्स हैं इसमें, जो है वो कितने व्यक्ति कहाँ रहते हैं वो मैं ऊपर बता चुका हूँ। ये थोड़ा सा रंगीन चित्र है। इसमें जो डेंस एरिया है वो है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर नीचे केरल का। फिर लो डेंस में आते हैं आपका असम, है ना, पंजाब और महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र। फिर उससे भी लो डेंस में आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
उसके बाद जो आपका सबसे कम डेंस वाला एरिया है उसमें अपन कह सकते हैं जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, सॉरी हाँ, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, ये वाला एरिया आता है। लो डेंस में जो है इसको अपन बता चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और आज हमने जनसंख्या को कंप्लीट करने के साथ ही जियोग्राफी का ये पोर्शन हमारा ये कंप्लीट होता है। जियोग्राफी के कंप्लीशन के साथ ही अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर पर हमारे जल्दी ही आना होगा दोस्तों। इससे पहले कि हम अपना जाएं उससे पहले आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा अगर पसंद आया तो, और लाइक ज़रूर करिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त मांगते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।